नमस्कार। एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में आज हम जो है जीएस प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का हमारा प्रश्न है कि यद्यपि विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है, किंतु न्यायिक सक्रियता ने इस अवधारणा को धुंधला कर दिया है, स्पष्ट करना है। और 12 अंकों का प्रश्न है। और वर्तमान समय में ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है। आप देख रहे होंगे कि न्यायपालिका को लेकर के इधर 2-4-10 दिन से बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। फिर बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, उनका स्टेटमेंट आ रहा है। तो वाकई में ये आरोप ऐसा नहीं कि अभी लग रहा है। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे इस तरीके के आरोप जो है वो संसद लगाती रहती है। तो इसी को लेकर के हम देखेंगे। और चूंकि वर्तमान में ज्वलंत मैटर है और आप लोगों की परीक्षा भी 1.5-2 महीने बाद होने वाली है, तो बहुत संभावना है कि यहाँ से जो है वो प्रश्न बन जाए। प्रश्न एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं कि यद्यपि विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है, किंतु न्यायिक सक्रियता ने इस अवधारणा को जो है वो धुंधला कर दिया है, स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें की पॉइंट खोजिए। तो की पॉइंट क्या होगा? शक्तियों का पृथक्करण। और इसी को थोड़ा सा बता दीजिए कि शक्तियों के पृथक्करण की सिद्धांत की परिकल्पना जो है इस बात पर आधारित है कि सरकार के एक अंग को अन्य अंगों के कार्यों और क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए सरकार के प्रत्येक अंगों के कार्यों एवं शक्तियों को जो है उसका स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब आप अपने भूमिका में ये बता रहे हैं कि जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्यों अपनाया गया, क्योंकि यहाँ जो है सत्ता किसी एक के पास तो है नहीं, मतलब जो अधिकार है एक के पास तो है नहीं, और सबकी अपनी अलग अलग, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्राधिकार है। तो यहाँ चूंकि लोकतंत्र में सभी महत्वपूर्ण है, अगर कोई एक दूसरे की चीज़ों की अवहेलना करेगा या अतिक्रमण करेगा तो फिर जो एक तरीके से जो शासन की व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसीलिए इस तरीके का प्रयास किया गया है। और यही आप बता रहे हैं कि मतलब इसके तहत ये मतलब विश्वास किया जाता है या ये प्रयास किया जाता है कि जो भी सरकार के अंग हैं वो अपने दायरे में रहते हुए अपने प्राधिकार, अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे। और अगर इसका उदाहरण आप देखेंगे तो सबसे पहला उदाहरण अनुच्छेद 122 और 212 है। इन अनुच्छेदों में न्यायालयों को संसद या राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही की जांच करने से जो है वो प्रतिबंधित किया गया है। मतलब देखा जाए कि जो आर्टिकल 122 है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 212 के तहत जो है वो हाई कोर्ट को प्रतिबंधित किया गया है कि वो संसद की कार्रवाई या राज्य विधानसभाओं में जो कार्रवाई होती है उसकी ये जांच नहीं कर सकते। आप लोग देखते होंगे ना कि जो सत्र आयोजित किए जाते हैं तो उस सत्र में जो हमारे माननीय लोग होते हैं कितना हो हंगामा करते हैं, जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन उस पर जो है कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कभी कोई टिप्पणी नहीं आती या कोई उसको लेकर के पीआईएल दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। किसको? सांसद और विधायक लोगों को। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, अनुच्छेद 122 और 212। फिर अनुच्छेद 121 और 211 को देखें तो इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु किए गए आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती। बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो पीछे बताया गया है 122 और 212 के तहत कि वहाँ संसद और विधान सभाओं की कार्रवाई को लेकर के न्यायपालिका जो है उस पर काम नहीं कर सकती, मतलब उसकी सुनवाई नहीं कर सकती, उस पर कोई आदेश नहीं पारित कर सकती। तो इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 121 के तहत और अनुच्छेद 211 के तहत यह प्रावधान किया गया कि संसद जो है
या राज्य विधानसभाएं जो है वो जजों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। इसलिए आप देखते होंगे कि बाहर तो ये लोग चाहे जो बोल लें नेता लोग भाई बाहर, लेकिन जनरली लोग बसते हैं और संसद या विधानसभाओं में तो एकदम नहीं बोलते हैं उनके किसी भी चीज़ को लेकर के। हालांकि न्यायाधीशों को हटाने के उद्देश्य से प्रस्तुत प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा कर सकती है। मतलब संसद या विधानसभाएं अगर किसी न्यायाधीश को हटाने का जो प्रावधान है वो आता है तो उस पर जो है चर्चा होगी, क्योंकि बिना चर्चा किए महाभियोग की जो शर्तें होती हैं वो पूरी नहीं होंगी। तो केवल वही चीज़ें हो सकती हैं, बाकी यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस को भी उसी तरीके का विशेषाधिकार प्राप्त है जैसे पीछे जो है सांसद और विधायक लोगों को प्राप्त है। तो ये दो अनुच्छेद क्या दिखा रहा है? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को दिखा रहा है कि सबकी अपनी एक सीमाएं हैं और सबके अधिकारों के संरक्षण की बात करी गई है। फिर न्यायिक सक्रियता के उदाहरण, अगर न्यायिक सक्रियता के उदाहरणों को देखें तो जनहित याचिकाओं या रिट याचिकाओं के माध्यम से इसके द्वारा न्यायपालिका पर जो है वो आरोप लगता है कि वे विधायिका के कार्यों में सार्वजनिक हितों की क्षतिपूर्ति के नाम पर जो है वो अतिक्रमण कर रही हैं। मतलब ये जो PIL है या जो रिट याचिकाएं होती हैं तो इसके माध्यम से जो सरकारें होती हैं वो आरोप लगाती हैं, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की, कि इसके माध्यम से जो है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्टें होती हैं वो हमारे अधिकारों का जो है वो अतिक्रमण करती हैं। और इसका कुछ उदाहरण भी देख लीजिए। उदाहरण देने से पहले आगे ये कुछ हमारे बैच है। एक तो अब की बार मेंस पार जो चल रहा है और ये उन बच्चों के लिए समर्पित बैच है जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हो तो जुड़िए, क्योंकि फाइनली यहाँ अगर आप हमारे PDF को भी देख करके चले जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ करीब करीब हम 500 प्रश्नों का PDF जो है वो मुहैया कराएंगे। और साथ ही साथ शून्य से शिखर तक ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण बैच ये भी है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो नेक्स्ट PCS को जो है टारगेट कर रहे हैं, मतलब 2025 को लेकर के हैं या 2026, मतलब भविष्य में जिनको देना है तो वो इस बैच से जुड़े। और आप लोगों के लिए एक सूचना भी है कि अभी जो नया बैच हमारा जो शुरू हो रहा है वो 25 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है और उसमें फ़ी में कुछ डिस्काउंट भी दिया गया है। तो ये ऑफिस पे आप संपर्क करें, जो आरंभिक 20 बच्चे हैं उनको कुछ छूट भी दिया जा रहा है अभी। तो ये 2-3 दिन एक अच्छा अवसर है आपको इस बैच से जुड़ने का। और यहाँ भी प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी कि डेली आपको प्रश्न दिया जाएगा, इस तरीके से आप जो है उसको PDF में लिख करके भेजेंगे, प्रॉपर वे में मार्किंग होगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी और फिर जो है मॉडल आंसर दिया जाएगा। तो ये सारे प्रयास होंगे, दोनों ही बैच बहुत फ्रूटफुल है। आप जिसके लिए एलिजिबल हो जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। अगर देखा जाए कि कैसे न्यायपालिका जो है वो विधायिका के क्षेत्र का अतिक्रमण करती है, तो इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य विवाद 1997 का एक केस था। और इसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। मतलब ये इस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः पहल करी और जो है वो सरकारी जो कार्यस्थल पे जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था तो वहाँ जो है उसके लिए आवश्यक विधि बनाने का सरकार को तो सुझाव देता ही देता है। और जब तक सरकार कोई विधि नहीं बना देती तब तक इन्होंने जो नियम बनाया वही जो है वो फॉलो होता रहा। तो ये भाई विधि बनाने का काम किसका है? संसद का है। लेकिन जब तक संसद नहीं बना रही तब तक सुप्रीम कोर्ट कह रही नहीं, जो हम नियम दे दिए इसी को जो है आप विधि मान करके कार्रवाई करिए। तो इसको भी लेकर के आरोप लगा था कि ये तो जो है संसद या विधायिका के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है न्यायपालिका। इसी तरह सबरीमाला मंदिर प्रवेश प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता को सुनिश्चित करते हुए महिलाओं के पक्ष में निर्णय दिया एवं 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया। देखिए ये तो बहुत अभी जल्दी का प्रकरण है, 4-5 साल पहले का। और केरल में एक मंदिर है सबरीमाला और वहाँ जो 10 से 50 साल की जो महिलाएं हैं जिनको मतलब पीरियड्स आते हैं तो उनको लेकर के वहाँ प्रतिबंध किया गया था कि वहाँ ये नहीं जा सकती हैं। तो कुछ महिला संगठनों ने इसका विरोध किया और मामला
हाई कोर्ट तक गया, तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया। और चूंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला था और इसको लेकर के सरकारें भी बहुत असमंजस में थी, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ करके डिसीजन दिया और वो महिलाओं के हक में रहा कि भाई आप इस आधार पे, चूंकि ये नेचुरल प्रक्रिया होती है और इस आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि महिलाएं जो है मंदिर में जा नहीं सकती हैं। ये महिलाओं के स्वेच्छा पे छोड़ा गया कि वो इस कंडीशन में जाएं या ना जाएं, लेकिन उनको जाने से रोकने का जो पहले अधिकार था वो खत्म कर दिया गया। मतलब सोचिए कितनी बड़ी समस्या थी कि 10 से 50 वर्ष की कोई महिला जो है मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर पाती थी, तो वो चीज़ें नहीं रह गई। और देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर प्रयास किया। भाई जब आप के जो राज्य सरकारें हैं या जो सेंट्रल की सरकारें हैं, वोट बैंक की राजनीति या जो भी कह लीजिए, कि जब वो बहुत ढुलमुल तरीके से मतलब ना इधर की होती है ना उधर की होती है, मतलब कोई एक डिसीजन नहीं ले पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है पहल करती है और एक दिशा निर्देश देने का भी काम करती है। तो वाकई में ये कुछ प्रयास ऐसे भी हैं कि जो कहने को तो दिखता है कि भाई ये अतिक्रमण है, लेकिन ये अपनी लक्ष्मण रेखा में रहते हुए एक बेहतरीन प्रयास भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर अगला जो है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में कैसे अतिक्रमण होता है कि विधायिका द्वारा तैयार किए गए कानून को न्यायिक समीक्षा से गुजरना पड़ता है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे का जो है वो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति को सीमित करता है। मतलब आप समझ ही रहे होंगे केशवानंद भारती जो विवाद था, और ये मैंने बहुत डिटेल से कराया है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, पेपर 2 के तहत ही, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। मैं इतना ही संक्षेप में कहूँगा कि इसके द्वारा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हथियार अपने पास रख लिया है कि संसद से कहा कि नहीं ठीक है, आपका कानून बनाने की जो शक्ति है वो सीमित नहीं असीमित, आप कुछ भी करिए, लेकिन हम उसकी समीक्षा करेंगे किस आधार पर कि वो जो आप नियम या जो कानून बना रहे हैं वो कहीं संविधान के मूल ढांचे के जो सिद्धांत है उसका अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जो संसद थी उसने कहा भाई ठीक है, आप मूल ढांचा बता दीजिए कि क्या है मूल ढांचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये हम समय समय पर बताते रहेंगे, मतलब हम बताएंगे नहीं, आपके किसी भी कानून को लाएंगे और उसको मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत उसकी समीक्षा करेंगे और अपने हिसाब से जो है उसको मतलब उसकी वैधता और अवैधता को जांचेंगे परखेंगे। और इसके तहत करते क्या है कि अभी हाल ही में मोदी सरकार का जो फर्स्ट टेन्योर था उसी में एक कानून आया था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब इसके तहत ये प्रयास किया गया था कि जो सरकार है वो जैसे यूपीएससी के तहत आईपीएस का जो चयन होती है, वैसे ही एक आयोग बनाया जाए जो जजों की नियुक्ति करे। तो उसमें जो है भाई भतीजावाद को रोका जा सके, थोड़ा सा उसको और पारदर्शी बनाया जा सके। सरकार की तो ये मंशा थी। सुप्रीम कोर्ट की जो जज थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये विधायिका का न्यायपालिका के ऊपर जो है वो जबरन अधिकार प्राप्त करने की कोशिश है और हम ऐसे किसी भी सिद्धांत को मूल ढांचे के विरुद्ध मानते हैं। और तुरंत मतलब विद इन सेकेंड में जो है ये सरकार की जो पहल वो खारिज हो गई और अभी तक सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई है कि पुनः इसको लेकर के आए। तो यहाँ कहीं न कहीं आपको दिख रहा होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट शक्तिशाली तब भी होता है कि जब सरकारें कमज़ोर होती हैं। वर्तमान में तो चलिए अच्छा है कि इधर जो करीब करीब 20 साल की जो सरकारें हैं वो थोड़ा मजबूत स्थिति में हैं, नहीं तो जब गठबंधन वाली सरकार होती है, जब पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं होती हैं, तो उन सरकारों को निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति में होती है और उसी दुविधा की स्थिति का जो है वो फ़ायदा उठाती है सुप्रीम कोर्ट और अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है। सदन की कार्रवाई को निर्देशित करना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 एवं 212 के बावजूद, भाई इसमें तो कहा गया ना कि सदन की कार्रवाई को में जो है वो विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन कहा भले गया है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें भी दखल देती है और टाइम टू टाइम जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं या संसद में जो स्पीकर होते हैं उनको ये दिशा निर्देश देती रहती है।
और इसके पीछे भी अब दो कारण है। कभी कभी तो भाई अगर ये लोग कायदे से काम करें तो वाकई में सुप्रीम कोर्ट वहाँ इंटरफेयर कर ही ना पाए। तो गलतियाँ यहाँ से भी होती है, इन लोगों के द्वारा भी करी जाती हैं, तो वो अलग का मैटर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके के भी प्रयास करती है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य अंगों को जनता के प्रति सौंपे गए संवैधानिक कार्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करने या बाध्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब प्रथम दृष्टया तो जो न्यायिक सक्रियता है वो बेहतरीन दिख रहा है, क्योंकि ये जो है सरकारों पर दबाव बनाती हैं कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उचित निर्वहन करें और त्वरित निर्णय लें, विधि बनाएं, कानून बनाएं। इसके लिए जो है एक नैतिक दबाव भी उत्पन्न करती है। कौन? न्यायपालिका। किसके द्वारा? न्यायिक सक्रियता के द्वारा। किंतु न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच एक अत्यधिक महीन विभाजन रेखा है। मतलब देखिए यहाँ दो शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण। देखिए सक्रियता तो ठीक है भाई, आप एक्टिव हैं, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप सक्रियता के नाम पर यदि संसद या विधान सभाओं की चीज़ों पे अतिक्रमण करने लगेंगे तो जो यहाँ एक शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है हमारे संविधान में, और वो वाकई में मूल ढांचे का सिद्धांत है, वो छिन्न भिन्न होगा और इससे कोई एक संस्था बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और वो अन्य पे डिक्टेट करने लगेगी। तो एक तरीके से तानाशाही वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे जो है हम बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही इसमें है कि भाई इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसे न्यायपालिका को ध्यान में रखना चाहिए। अन्यथा न्यायिक अधिकारी स्वयं संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करने लगेंगे। वही कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा न्यायिक अतिक्रमण करने लगेंगे तो संविधान का जो मूल सिद्धांत है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगा और ऐसी स्थिति में जो न्यायपालिका के लोग हैं वो खुद एक कटघरे में आ जाएंगे। तो यही इसका निष्कर्ष है। तो देखिए निष्कर्ष में बहुत ज़्यादा संतुलित निष्कर्ष देना है। ये नहीं है कि अब यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट की कुछ चीज़ें आपने देखा और अभी वर्तमान में धनखड़ जी का स्टेटमेंट देख करके आप पेपर पढ़ करके अब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाइए, ऐसा नहीं है। देखिए धनखड़ जी का जो स्टेटमेंट है कि भाई जो न्यायपालिका है वो बहुत ज़्यादा मतलब अतिक्रमण कर रही है, हमारे अधिकारों को लेकर के बहुत ज़्यादा मुखर हो गई है हमारे ऊपर, तो ये उनका एक पक्ष है। लेकिन आप अगर दूसरे पक्ष को देखेंगे तो न्यायपालिका अपने लक्ष्मण रेखा में रहते हुए ही भाई अगर आप चीज़ों को लेकर के दुराग्रहपूर्वक काम करेंगे, और वर्तमान में आप देखिए वक्फ कानून को लेकर के चीज़ें चल रही हैं और अच्छा प्रयास है भाई, आप इस तरीके से मनमाने तरीके से जो चीज़ें कर रहे हैं तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा होनी चाहिए, हो भी रहा है। अभी गवर्नर की स्थिति आप देख ही रहे हैं, और यही धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति थे, इनको उपराष्ट्रपति का तो इनाम दिया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि बंगाल में तो ये ममता दीदी की सरकार जो चुनी हुई सरकार है वहाँ ये चरस बोने का काम किए थे। मतलब गलतियाँ तो राज्य सरकार की भी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन आपने भी तो अपने संवैधानिक जो है वो दायरे का अतिक्रमण किया था, तब आपकी चीज़ें कहाँ गई? आप भी तो अतिक्रमण कर रहे थे। तो देखिए यहाँ क्या है कि जिसको भी सत्ता मिलेगा वो अतिक्रमण करेगा। डिपेंड ये है कि हम आप कितने जागरूक हैं। तो वही है कि निष्कर्ष में बहुत ज़्यादा संतुलित निष्कर्ष देना है कि मतलब ठीक है एक सीमा तक तो न्यायिक सक्रियता अच्छा है, लेकिन न्यायिक अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, वही मैंने दिखाया है। तो ये चूँकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको इस बार इसकी आने की संभावना मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसको जो है आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, PDF में ले लीजिएगा, इसको जीरोक्स करा लीजिएगा और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जो मैंने उदाहरण दिया है, चाहे विशाखावाद वाला, चाहे सबरीमाला प्रकरण वाला, फिर इसमें एक दो उदाहरण और भी आप दे सकते हैं। तो मतलब जैसे गोलकनाथ और केशवानंद भारती वाला मैंने उदाहरण दिया, तो वो सब आप दीजिएगा। वर्तमान में वक्फ कानून का आप चर्चा कर सकते हैं, जगदीप धनखड़ की जो स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति का, आप उसको भी कोट कर सकते हैं, लेकिन तटस्थ होकर के। ये नहीं है कि मतलब आपको जो तटस्थ मूल्यांकन करना है, किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करना है, क्योंकि आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप विद्यार्थी हैं और आपको बेसिकली उसी सिस्टम में जाना है। तो आपको बहुत बैलेंस तरीके से निष्कर्ष देना होगा और ऐसे प्रश्नों में तो बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका परीक्षक जो है पता नहीं किस माइंडसेट का है।
भाई। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाए रखिएगा, क्योंकि वही जो है सर्वोत्तम मार्ग होता है। क्योंकि वो आपको जो है अगर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगा तो फिर आपको नुकसान वाली स्थिति में भी नहीं रखेगा। और अगर आप जो है अभी इसी प्रश्न में सपोज करिए कि आप जो है सरकार के पक्ष में चले गए कि नहीं ठीक है, न्यायिक सक्रियता के नाम पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अतिक्रमण का काम कर रही है, और वो कहीं जो है वामपंथी या दूसरी धारा का माइंडसेट का शिक्षक होगा जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर रहा होगा, तब तो वो आपको शहीद कर देगा। या और अगर कहीं राष्ट्रवादी मतलब इस तरीके की सोच का होगा, दक्षिणपंथी होगा, तो लगेगा कि नहीं यार बच्चा सही लिखा है, तो वो आपको फायदा तो पहुंच जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसे। तो किस्मत के भरोसे मत जाइए, बैलेंस अप्रोच रखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। और इंटरव्यू में भी यही अप्रोच रखिए, क्योंकि वहाँ 5 लोग होते हैं। हो सकता है कि पता नहीं उस 5 लोगों में से अगर 1-2 लोगों का इधर हो तो और 1-2 लोगों का उधर हो, तो दोनों लोगों को संतुष्ट करते हुए आप निष्कर्ष दीजिएगा। तो चलिए, वो तो इंटरव्यू में जब चीज़ें आएंगी तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। ये कुछ लिंक्स हैं, इसको तो ज़रूर आप लोग फॉलो करें। ये टेलीग्राम है हमारा, क्योंकि यहाँ जो है आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF मिल जाएगा। हिंदी जो पढ़ा रही हैं प्रभा मैम, उनकी चीज़ों का PDF मिलेगा। मैथ की जो चीज़ें चल रही हैं टिकेन सर की, उनकी चीज़ों का मिलेगा। और साथ में और भी हम प्रयास जो हमारे एडमिन्स के द्वारा यहाँ किया जाता है। तो टेलीग्राम तो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है 24 आवर्स हमसे जुड़े रहने का। और दूसरा ये यूट्यूब है हमारा, एक तो समृद्धि IAS का जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।